गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन, बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं सब लोग। तो आज का अपना जो लेक्चर है बच्चों, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी बातें पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर सीखी हैं, जिसके अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। उसके अलावा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो करंट और रेजिस्टेंस वाली जो चीज़ें होती है, जो बातें होती है, वो हमने की है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो कर रहे थे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा बाकी था। तो हम हेडिंग लगा देते हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हमारे सामने दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे आप जानते हैं क्योंकि 10th क्लास से हम लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं, 12th क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ हम कंपटीशन के लिहाज से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि 10th और 12th में शायद हमने गौर नहीं की, और अगर की भी हो तो हमें ये पता नहीं हो कि कंपटीशन के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो स्पेशली हार्डकोर कंपटीशन एग्जाम के लिए बनी हुई होती है। तो देखो, हमारे सामने दो टाइप के जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है वो पड़े हैं। हालांकि जब क्वेश्चन बनता है तो ये भी हो सकता है कि वो मिक्स होके बने इनसे रिलेटेड। तो मिक्स होके बने मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सीरीज की भी कंडीशन हो और पैरेलल की भी कंडीशन हो, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे सामने, उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि लाइन टू लाइन रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं, यानी नेट जो लेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। इसकी लेंथ छोटी थी, इसकी छोटी थी, इसकी छोटी थी, लेकिन लाइन टू लाइन जुड़ गए और नेट जो लेंथ थी वो बढ़ गई, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहा? सेम रहा। तब हम ये कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए? अप हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और यही होता है। ये जो बैटरी हमने लगा रखी है इसके अंदर प्लस और माइनस वाली ये जो बैटरी है, ये इसके अंदर जब करंट प्रोवाइड करनी शुरू करेगी तो करंट का तो एक ही रास्ता है। एक लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके पूरे इस चैप्टर के अंदर आगे काम आएगी और बेहद कॉन्सेप्चुअल है। आप एक चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा ध्यान रखें, वन लूप वन करंट। एक लूप में हमेशा एक ही धारा जो होती है वो बहती है। तो वन लूप वन करंट के लिहाज से हम ये कह सकते हैं इन तीनों के अंदर जो करंट है वो सेम जाएगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। लेकिन रेजिस्टेंस सबके अलग अलग है। रेजिस्टेंस सबके अलग अलग है तो इसके सिरों पर जो रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 हो जाएगा, इसके सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 हो जाएगा, और इसके सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V3 हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा किस पर कितना है? रेजिस्टेंस के रेशो को अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा हर एक के ऊपर कितना कितना है। ये बैटरी इन तीनों को प्रोवाइड करती है। आइडियल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये बैटरी V1 प्लस V2 प्लस V3 के लिए उत्तरदायी है। तो हम इसके अंदर एक चीज बता सकते हैं कि इसके अंदर I सेम जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो होती है वो सेम रहेगी, और जब करंट सेम रहेगी तो V इज इक्वल टू आई आर के अंदर इसको तो कांस्टेंट ले लो, ये कांस्टेंट होगी तो V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। V1 V2 V3 इज इक्वल टू R1 रेशो R2 रेशो R3। मतलब रेजिस्टेंस के रेशो में ही पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है वो यहाँ पर हो जाता है। पोटेंशियल का ड्रॉप रेजिस्टेंस के रेशो में ही होगा। अगर आपके पास रेजिस्टेंस का रेशो है तो आपके पास पोटेंशियल का रेशो भी आ जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो? V को पता कर सकते हो। आगे इसके अंदर अगर हम पता करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेट V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 से मिलकर बनेगा। V की जगह IR नेट, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। मतलब करंट सब जगह पे सेम है, और जब करंट सब जगह पे सेम है तो करंट को हम सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकली, तो हमारे पास R नेट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, करंट सेम रहती है, वोल्टेज का जो रेशो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशो के अंदर ही रहता है। फिर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ इन सारे रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है
वो बैटरी के हाई पोटेंशियल से और दूसरा जो सिरा है वो बैटरी के लो पोटेंशियल से जुड़ा होता है। एक सिरा बैटरी के हाई पोटेंशियल से, दूसरा सिरा बैटरी के लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये हो गया ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो सेम पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर हैं। जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है वही हर एक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा। तो बटेगा कौन, डिवाइड कौन होगा, करंट डिवाइड होगी। करंट जब यहां पर पहुंचेगी तो इस जगह पे आके करंट को चूज करना पड़ेगा किसमें कितनी जाऊं, क्योंकि वोल्टेज तो सब जगह पे सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो करंट उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में बटेगी। वोल्टेज सब जगह सेम है, V = IR में V क्या हो गया आपका, सेम हो गया। इसमें I कांस्टेंट रख दिया था तो V प्रोपोर्शनल टू R, इसमें V को कांस्टेंट रख देंगे तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। तो इस केस में I1 रेशो I2 रेशो I3 क्या हो जाएगा, 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए अच्छे से इसको देख लेना। अच्छा, नेट करंट आगे हम जस्ट अगला जो आर्टिकल है हमारा वो पढ़ने वाले हैं किसका, KCL का। तो KCL के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर करंट होती है वो इस जगह पर जब पहुंचेगी तो संधि के ऊपर, जंक्शन के ऊपर, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट को रास्ता मिलेगा तो वो I1 I2 I3 इस हिसाब से जब चली जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, I = I1 + I2 + I3, मतलब आने वाली = जाने वाली। जितनी करंट आएगी उतनी की उतनी करंट जाएगी। I की वैल्यू बोले तो V/R नेट हो जाएगा, यहाँ V/R1 V/R2 V/R3 अलग अलग भी पता कर सकते हैं। V से V सॉल्व हो जाएगा तो 1/R नेट = 1/R1 1/R2 1/R3, इनका जो सम है वो हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल के डायग्राम्स वो बना लो। इसमें एक ही करंट होगी, इसमें अलग अलग करंट होगी, इसमें V अलग अलग होगा, उसमें I अलग अलग होगी, इसमें I जो है V जो है वो R के रेशो में होगा, उसमें करंट जो है वो R के उल्टे रेशो में आएगा। ये डायग्राम बनाने के बाद में आप ये वाली जो चीजें हैं उनको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके अंदर थोड़ा और स्पेशल पॉइंट जो होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हम इससे रिलेटेड जो उतार लिया होगा आप लोगों ने, इससे रिलेटेड जो स्पेशल पॉइंट्स हो सकते हैं उन स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहली बात कि इसके अंदर नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो इन सब रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अंदर नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइनल रेजिस्टेंस आता है R नेट, वो बाकी जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है। अगर जैसे मान लो आपने 1 2 3 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे 3 रेजिस्टेंस ले लिए और उनको पैरेलल में निकालोगे ना तो 1/1 1/2 1/3 नेट निकाल के देखोगे, फिर इसको उल्टा करोगे तो R नेट जो होगा वो 1 से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस कम करने होते हैं तो हम पैरेलल में जोड़ देते हैं और बढ़ाने होते हैं तो हम सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R नेट इंक्रीज होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R नेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं अगर आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, n जो है वो एक जैसे रेजिस्टेंस है जो कि सब R वैल्यू के R सब R वैल्यू के हैं और वो सब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो R नेट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा NR। और अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो जो कि सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों और ये सब भी क्या हो, एक जैसे हों, तो आपके पास जो R नेट आएगा बच्चों वो आ जाएगा R/N। ये बात नोट कर लो। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों में बैटरी लगा रखी है, R1 R2 R3 को सीरीज में जोड़ रखा है, R1 R2 R3 को पैरेलल में जोड़ रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 लूप 1 करंट होता है, तीनों में एक ही करंट जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग लूप के अंदर अलग अलग करंट जाएगी। उसके बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है तो V = IR हो जाएगा, तो V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है तो V = IR में V कांस्टेंट है तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद में नेट V जो है वो V1 + V2 + V3 हो जाएगा बैटरी वाला, नेट करंट जो है वो I1 + I2 + I3 हो जाएगी।
तो आई नेट ये सब सॉल्व करके हम ये वाली चीजें पहले निकाल चुके हैं और उसके कंक्लूजन में हम बता चुके हैं कि आर नेट इंक्रीज होगा, आर नेट डिक्रीज होगा। अगर एन सर्वसम हो, एक जैसे हो, तो आर नेट इज इक्वल टू एन आर, और एन अगर इसके अंदर सर्वसम हो पैरेलल में तो आर नेट इज इक्वल टू आर अपॉन एन। पैरेलल के बारे में एक और स्पेशल पॉइंट है, वो स्पेशल पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस हो जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, सिर्फ दो के लिए है, तो आप R1 R2 R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला जो है वो भी लगा सकते हो। नोट कर डालो इसको। नोट कर लिया बच्चों? तो ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है जो कि क्वेश्चंस बना सकती हैं आपके लिए, वो मैंने बताई। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं क्वेश्चंस के दौरान ही आपको बता पाऊंगा, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार और आप इन पन्नों को पलट कर देख लीजिए कि रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है, 3 वायर है, रेजिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है 2:3:4। रेजिस्टेंस नहीं है 2 ओम 3 ओम 4 ओम। बच्चे गलती कर देते हैं, रेशो दिया हुआ होता है तो लास्ट में उसको 2 ओम 3 ओम 4 ओम लिख देते हैं। यार ये रेजिस्टेंस 20 ओम 30 ओम और 40 ओम भी हो सकते हैं, 40 ओम 60 ओम और 80 ओम भी हो सकते हैं। रेजिस्टेंस इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का हमारे पास रेशो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, 3 तार जिनके प्रतिरोध, आप लोग नोट करते रहिए इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करेंगे, जिनके प्रतिरोध अनुपात 2:3:4 हैं, जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध 48 ओम प्राप्त होता है, 48 ओम प्राप्त होता है। ज्ञात करें श्रेणी क्रम, ज्ञात करें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध। ज्ञात करें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध। ये आपका सवाल है, इसको एक बार नोट करके आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो बताता हूं। और बच्चों पिछले जो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रेजिस्टेंस का, जो टेम्परेचर पे जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे, उसका जो एक क्वेश्चन दिया था वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा अभी। सॉल्व कर रहे हो क्या बच्चों? हो रहा है क्या सॉल्व? पॉज करके सॉल्व कर लूं ताकि सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूं इसका। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस के रेशियो है ना, वो रेशियो है बच्चों 2:3:4, और एक और इसने दे रखा है कि सीरीज में जोड़ने पर पता करो, पैरेलल में जोड़ने पर 48 आता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ जानकारी दी गई है और बाकी जानकारी हम हमारे हिसाब से ले लेंगे। इसने कहा है R1 रेशो R2 रेशो R3 2:3:4। तो मैं ऐसे कर देता हूं, R1 इज इक्वल टू 2x, R2 इज इक्वल टू 3x और R3 इज इक्वल टू 4x। मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका रेशो पता करेंगे तो भी 2:3:4 ही आएगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। 1/48 1/2x 1/3x 1/4x, तो ये हो जाएगा 12x 6 4 3 48। 12 और 48 4 बार सॉल्व हो जाएंगे। 6 और 4 10 और 3 13, 13 × 4 52, x हो जाएगा 52। इसका मतलब जो हमारा R1 है बच्चों वो हो जाएगा 2 × 52 104 ओम। R2 हो जाएगा 2 × 53 156 ओम, और R3 हो जाएगा 3 × 53 3
3 इंटू 52 156 ओम और 4 इंटू 52 208 ओम। चलो कुल मिला के रेजिस्टेंस कितने कितने हैं ये तो पता चला हमें। ये दिया हुआ था तो इसकी मदद से हमने x पता करके x को इन तीनों से गुणा करके 104, 156 और 208 ये तीनों निकाल लिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का बता दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। आसान सा सवाल है। 104, 156 और 208 तीनों को आपस में ऐड कर लो, पता चलेगा 468 आंसर आ रहा है। 468 ओम आंसर आ जाएगा। नोट कर डालो सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व करने के लिए दिया था कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम है, अल्फा दिया था 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, तो बताओ कितने टेम्परेचर के ऊपर 2 ओम हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बना देते हैं। r थीटा इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा वाली इक्वेशन से एक बार 1 कर देते हैं। r नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा की वैल्यू बाद में रखेंगे 27। 2 इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। आपको ये थीटा पता करना, ये इनटू है, ध्यान रखना, ठीक है। ये दो इक्वेशन बना दी, दोनों को डिवाइड कर दिया। r नॉट से r नॉट सॉल्व हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1 प्लस 27 अल्फा और इधर हो जाएगा 1 प्लस थीटा अल्फा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस अल्फा थीटा 2 प्लस 54 अल्फा, ये 2 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर हो जाएगा। तो इसमें 1 में से 2 जाएगा तो इधर 1 बचेगा, ये इधर आ जाएगा अल्फा थीटा माइनस 54 अल्फा, इधर 1 हो गया, अल्फा कॉमन ले लेंगे, थीटा माइनस 54 इज इक्वल टू 1। थीटा माइनस 54 आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा होता है 0.00125, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800, तो थीटा हो जाएगा 854 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 273 और ऐड कर देना, 1127 कुछ आ जाएगा। तो ये मैंने जो RW दिया था आपको सॉल्व करने के लिए रूम वर्क, ये उस सवाल का जवाब है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व करा दिया आपको। उसके अलावा रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर बता दिया। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अब क्या मिक्स क्वेश्चन आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मिले जुले सवाल। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, यहां से बैटरी जुड़ेगी XY, इधर से बैटरी जोड़ देंगे, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फटाफट लगाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 2 ओम के, और आपको बताना है कि यहाँ RXY कितना आ जाएगा, बस ये बता दो। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो RW के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इससे जो RW है वो कैसे निकाल सकते हो, RXY जो है वो कैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लिया बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फोटो खींचना हो तो फोटो खींच लेना, पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर लेना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे सामने दो टाइप के थे, एक बार वैसे मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूँ इसका। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसी ऐसी बातें हमने वहाँ पे की थी। अगर हम लोग इसके कंक्लूजन देखें तो ये वाली कंडीशन हो जाती है। अगर हम केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई स्पेशल केस देखें तो ये हो जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो एक क्वेश्चन हमने किया है, इस क्वेश्चन को आपने लिखा था
और इसका जो आंसर था वो आपने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। टिपिकल परंपरागत जो सवाल हैं वो हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको RW के नोट करवा के और RW में सॉल्व करने के लिए दिए। तो ये रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके साथ हमारा आर्टिकल नंबर 3 जो है बच्चों वो भी समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 जो हमारा है, आर्टिकल नंबर 4, इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट ए है KCL के बारे में। पहला पॉइंट है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ का धारा का नियम। क्रिचॉफ के 2 नियम हैं जो कि परिपथ से संबंधित होते हैं। क्रिचॉफ का धारा का नियम, क्रिचॉफ करंट लॉ, और क्रिचॉफ का वोल्टेज का नियम, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इस कैटेगरी में डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, किसी संधि बिंदु पर एट एनी जंक्शन पॉइंट, किसी जंक्शन पॉइंट पर, संधि बिंदु पर, नोट करते चलें, किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, बीजगणितीय योग 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट बिकम्स 0, 0 होता है। किसी जंक्शन के ऊपर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब आने वाली बराबर जाने वाली। एक एग्जांपल, ये कहीं से करंट आ रही है और ये कहीं को जा रही है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 5 एम्पियर। इस जंक्शन के ऊपर आने वाली है 2 और 3 मतलब 5, तो जाने वाली भी हो जाएगी 5। इस जंक्शन पर आने वाली है 5 और यहाँ मान लो चली गई 2.3 एम्पियर, तो यहाँ जाएगी 2.7, एकदम मतलब प्लस माइनस करना। 1.7 एम्पियर इधर चली गई तो इधर जाएगी 1 एम्पियर। नोट कर डालो, लॉ नोट कर लो जो स्टेटमेंट है, और उसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो नोट। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0, आने वाली बराबर जाने वाली। नोट कर लिया बच्चों? एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। वैसे ये लॉ काफी सिंपल, इस लॉ के अंदर कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं। ये एक सर्किट समझो आप, जाल, ये एक सर्किट है हमारे पास। इस सर्किट के अंदर मैं आपको कुछ करंट दे रहा हूं और कुछ करंट जो है वो मैं चाहता हूं कि आप फाइंड आउट करो। ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो। 4 ये जो करंट मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं यहाँ पे, ये जो करंट्स हैं ये पता कर लो इस जाल के अंदर। देखो मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। 10 जा रही है, 6 जा रही है, 16 जा रही है, 4 आ रही है। 16 में से 4 इधर से आ रही है, तो इधर से कितनी आई? 12। तो यहाँ पर आई जो है हमारा वो हो जाएगा 12 एम्पीयर। गॉट इट? 12 आई इधर से, ये जंक्शन रीजन हो गया 12 का। यहाँ से 12 आ रही है, 2 इसमें चली गई, तो ये कितना हो जाएगा? 10 एम्पीयर। 10 की 10 इसमें चली गई, 4 इधर से आई, 2 इधर से आई, तो इसमें 4 एम्पीयर हो गई, क्योंकि इस जंक्शन पर भी यही होगा। 2 इधर से आ रही है, इधर 6 जा रही है, तो मतलब इधर से 4 आएगी, और इसमें 0 एम्पीयर जाएगा।
ये इसके अंदर आंसर जो है वो हो जाएगा। नोट कर डालो। समझ आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये किरचॉफ का जो हमारा करंट लॉ है वहां तक हम आज के लेक्चर को रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट किरचॉफ का सेकंड लॉ केवीएल, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उस वोल्टेज लॉ को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। किरचॉफ के करंट लॉ का स्टेटमेंट आने वाली बराबर जाने वाली, एक संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का ऑल करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है बच्चों वो 0। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, मैंने नंबर आपको फिर से बता दिया मेरे, और उसके अलावा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।